नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज विन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीजेस में से एक। भारत में ही करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडेटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने कभी प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि प्री डायबिटीज क्या होता है और क्या है ये समस्या, क्या है लक्षण प्री डायबिटीज के, कैसे इससे बचा जा सकता है। ये समझने के लिए हमारे साथ एक खास डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, चेयरमैन एंड हेड एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज, मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली। इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम्स इन द फील्ड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज। आपको बता दें, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को 2015 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। डॉक्टर अम्बरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल आपका प्री डायबिटीज को लेकर यह रहेगा कि प्री डायबिटीज क्या होती है और इसके प्रति यंग लोगों को कंसर्न क्यों होना चाहिए? देखिए, डायबिटीज सब जानते हैं और नॉर्मल जानते हैं। जो बीच का जोन है, जिसको कई बार लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं, दैट इज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज माने अगर हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट वाला ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में हो और ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर 140 से 199 के बीच में हो मिलीग्राम पर डीएल। तो 200 के ऊपर अगर हो ग्लूकोज के बाद तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। 126 के ऊपर फास्टिंग हो तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं और 100 के नीचे इसे नॉर्मल मानते हैं। तो ये जो बैंड है 100 to 125, 140 to 199, यही प्री डायबिटीज़ होता है। प्री डायबिटीज़ के लिए हम क्यों चिंतित रहें, क्यों कंसर्न्ड हो? प्री डायबिटीज़ को हम एक बीमारी नहीं मानेंगे, डिजीज़ नहीं मानेंगे, एक कंडीशन समझिए, एक अवस्था समझिए जो हमारे लिए एक वार्निंग करके आ रहा है कि आगे अगर हम नहीं ख्याल किया तो इंडिया में जैसे 60% लोग जिनको प्री डायबिटीज़ है 10 साल के अंदर उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसलिए प्री डायबिटीज़ के लिए तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। पर यही नहीं है, एक तो ये रिस्क है कि डायबिटीज़ हो सकती है, दूसरा ये है कि प्री डायबिटिक स्टेज पे भी, उस स्टेज पर भी हमारा हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो प्री डायबिटीज़ इतनी इनॉक्वस नहीं है, इतनी साधारण, मतलब थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। कुछ स्टडीज़ ने तो ये भी शो किया है कि 45% इंक्रीज़ होता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स में अगर प्री डायबिटीज़ हो। तो इसलिए प्री डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट है। हालांकि वो उस सेंस में बीमारी नहीं कि आप तुरंत उसके लिए दवाई लिख दें कोई, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन जी। यंगस्टर्स में खास तौर से, क्योंकि डायबिटीज़ होने के पहले प्री डायबिटीज़ होता है अक्सर, तो इंडिया में एज एट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, जिस एज पे डायबिटीज़ शुरू होती है वो कम होती जा रही है। जब मैंने एंडोक्रिनोलॉजी शुरू करी थी उस टाइम पे शायद ही कोई 20 साल का व्यक्ति या 20 साल का युवक मेरे पास आए और उसको मैं बोलूँ तुमको टाइप 2 डायबिटीज़ है, ऐसा होता ही नहीं था। अब हम रोज़ अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में 18, 15, 20, 24 ईयर्स की एज पे डायबिटीज़ को देखते हैं। तो प्री डायबिटीज़ तो और भी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप ये लेके चलें, यंगस्टर्स को ख़ास तौर से प्री डायबिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि प्री डायबिटीज़ का दूसरा नाम मैं कहता हूँ प्रिवेंट डायबिटीज़। इट इज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिस समय आप कुछ कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हार्ट को बचाने के लिए और अपने आप को डायबिटिक ना बनने देने के लिए। तो इसलिए यस, जिनकी भी एज 25 साल है, 25 के ऊपर हर साल अपना ब्लड शुगर और HbA1c एक टेस्ट होता है, ये अवश्य कराना चाहिए, सिम्टम हो चाहे नहीं हो। पहले हम बोलते थे जिनको फैमिली हिस्ट्री हो ज़रूर करना चाहिए, जो ओबीज़ हैं, थोड़ा ओवरवेट हैं, उनको करना चाहिए, पर हम सबको बोलते हैं अभी कि 25 की एज पे इंडियंस को डेफिनेटली डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग शुरू करना चाहिए। उसी तरह से आपका प्री डायबिटीज़ डायग्नोज होगा। प्री डायबिटीज़ के सिम्टम नहीं होते कोई जी, तो ऐसे जब तक टेस्ट नहीं करेंगे मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे में प्री डायबिटीज से डायबिटीज की ओर ना बढ़े, इसके लिए लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए? अगर आपने टेस्ट कराया और आपको मालूम पड़ा कि आपको प्री डायबिटीज़ है, तो आप क्या करें कि आप डायबिटिक ना बने जी। इसमें 3-4 मेन हमारे एरियाज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया तो डाइट है।
डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो अर्बन इंडियन मॉडर्न डाइट्स हैं ये थोड़ा गड़बड़ हो गई हैं। इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं हर चीज़ में। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एक दुश्मन है हमारी हेल्थ का, हमारी डायबिटीज़ के लिए भी, हार्ट डिजीज़ के लिए भी, वेट के लिए भी, हर चीज़ के लिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद फुल्का जो हम सोचते बहुत अच्छा, जितना भी वाइट कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कोई फाइबर नहीं है, जो सिर्फ बोलते इजीली डाइजेस्टिबल है, बड़ा अच्छा, वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फाइबर की कमी होना, जो क्रूड खाना होता है, क्रूड सीरियल्स होते हैं जो गांव में लोग खाते हैं, गेहूं में भी चोकर मिला रहता है, अगर वो सब रिफाइंड पॉलिश्ड एकदम आएगा हमारे पास, राइस का भी ब्रांड सब हट जाएगा, तो वो सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो मैदा एक तरीके से समझिए, और जितने वाइट ये कार्ब्स हैं ये सब हम लोग के लिए नुकसानदायक हैं और डेफिनेटली प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ की तरफ बढ़ाएंगे। तीसरी चीज़ जो इंडियन डाइट्स में है, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एक्सेस, लैक ऑफ फाइबर। तीसरा है प्रोटीन इंटेक। हम लोग का प्रोटीन इंटेक इन जनरल इंडियंस का कम रहता है, और प्रोटीन न होने की वजह से हम लोग का रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ कन्वर्जन हायर होता है। तो ये तो हुई डाइट की बात, हमें ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और प्रोटीन पे कई बार लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। हर अब सुबह नाश्ते में, दिन के खाने में, रात के खाने में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। जी, क्या तनाव और खराब नींद भी प्री डायबिटीज को इफेक्ट कर सकता है? इसके लिए कैसे मैनेज किया जा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे? इसके पहले मैं बोलूँगा कि सिर्फ डाइट नहीं, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जो आप पूछ रही हैं, तनाव और नींद, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ डायबिटीज़। अगर हमें रोकना है डायबिटीज़ को तो व्यायाम को बढ़ाना पड़ेगा। नींद और स्ट्रेस का काफ़ी रोल है इसमें। अगर हमारी नींद कम होती है, नॉर्मली 7 घंटे नींद हम लोग बोलते हैं, अगर नींद कम रहती है, जैसे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स में 50% लोग रिस्क डायबिटीज़ का बढ़ जाता है, 1.5 गुनी रिस्क हो जाती है। जैसे मीडिया वाले होते हैं अक्सर, डॉक्टर्स होते हैं अक्सर, जो लोग नाइट में काम करते हैं रेगुलरली, उनका बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी उस तरह डिज़ाइन नहीं है नेचर से कि उस तरह से फॉलो करे, तो रिस्क बढ़ता है डायबिटीज़ का डेफिनेटली। जिनकी स्लीप टूटी फूटी रहती है, ठीक से नहीं होती, रात को कई बार उठते हैं, उनका रिस्क डायबिटीज़ का बढ़ता है। अक्सर उनकी फास्टिंग शुगर हायर साइड पे आती है, बढ़ी हुई आती है। स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस बहुत तरीके से डायबिटीज़ को बढ़ाता है, प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट करता है। स्ट्रेस से एज सच हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं ऐसे, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है, इन सब हार्मोन से ब्लड शुगर बढ़ता है स्ट्रेस से। लेकिन सिर्फ हार्मोन्स का नहीं होता, स्ट्रेस में ये भी इशू होता है कि जो व्यक्ति स्ट्रेस्ड हो वो लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर पाएगा, जो टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, टाइम से खाना नहीं खा पाएगा, कभी भूख ज़्यादा होगी, कभी भूख कम होगी, वो अपने आप को सुबह एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस से तो बढ़ती ही है डायबिटीज़। ये अभी क्लियर नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस से क्या डायबिटीज़ हो सकती है, ये अभी क्लियर नहीं है रिसर्च में, लेकिन स्ट्रेस से ब्लड शुगर बढ़ता है और डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाती है, डायबिटीज़ का कंट्रोल खराब हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो स्लीप और स्ट्रेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। क्या स्ट्रेस और खराब नींद प्री डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के लिए हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को कम कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, फिर भी अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, ये हम लोग भूल जाते हैं कई बार, अर्बन लाइफ में बहुत सारे लोगों की नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो नींद अगर ठीक नहीं है और आप कांस्टेंट स्ट्रेस में हैं, तो जो बेनिफिट्स आपको रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज से आ रहे हैं, डेफिनेटली वो कम हो सकते हैं। जी, साथ ही साथ इसको मैनेज करने के लिए हमारी हेल्दी डाइट का और एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल रहता है? एक बार जब ये हो जाता है तो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज तो जो हमारा बेस है मैनेजमेंट का, हम आगे कुछ भी करें न करें, लेकिन अगर हम डाइट नहीं फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलर, तो डेफिनेटली हमारे मैनेजमेंट में कमज़ोरी होगी, हमारी
प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में बदल जाएगी और डायबिटीज़ का कंट्रोल खराब हो जाएगा। जी, क्या प्री डायबिटीज वाले लोगों के लिए कोई मेडिकल इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं और इनमें मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्री डायबिटीज़ का मेन ट्रीटमेंट तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं प्री डायबिटीज़ के जिसमें दवाइयों की भी आवश्यकता होती है। उसमें जितना भी डेटा अभी है सिर्फ मेटफॉर्मिन पर ही है, तो मेटफॉर्मिन इस्तेमाल की जा सकती है कुछ लोगों में प्री डायबिटीज़ के, जिनकी प्री डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, इसके बावजूद कि वो सब कुछ कर रहे हैं अपने डाइट और एक्सरसाइज से, उनका HbA1c ब्लड शुगर बढ़ती जा रही है, या जिनको दोनों चीज़ हो, फास्टिंग शुगर भी हायर साइड पे हो और ग्लूकोज के बाद वाला भी हायर साइड पे हो। कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसका कन्वर्जन रिस्क बहुत हाई होता है। तो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, उनमें अगर दोनों चीज़ें जो साथ में हो, ऐसे में भी मेटफॉर्मिन यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट में अगर और कंडीशंस हो साथ में, और डिजीज़ हो जिनमें डायबिटीज़ इम्पैक्ट कर सकती हो, तो उसमें भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं और बोलूँगा, मेटफॉर्मिन इज़ द ओनली वन जिस पे कि डेटा है प्री डायबिटीज़ में, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि वेट मैनेजमेंट इज़ द मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेट मैनेजमेंट है इन प्री डायबिटीज़। तो अगर हम वेट को कंट्रोल रखेंगे तो ऐसी दवाइयाँ जो आ रही हैं अब, जिनसे हमारा वज़न कम हो सकता है, वो भी प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ कन्वर्जन में हमारी मदद कर सकती हैं। जी सर, साथ ही साथ इंडियन डाइट प्री डायबिटीज के लिए एक कैसे कंसर्निंग फैक्टर है? क्या ट्रेडिशनल इंडियन खाना प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी हो सकता है, और वो कौन से ट्रेडिशनल इंडियन फूड हैं जो ब्लड शुगर लेवल मैनेज कर सकते हैं? इस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें आप पूछ रही हैं ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स के बारे में, तो इंडिया बहुत बड़ा देश है और हर जगह की डाइट फ़र्क है। तो हम किसको ट्रेडिशनल इंडियन डाइट बोलते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, नॉर्थ ईस्ट की ट्रेडिशनल डाइट, गोवा की ट्रेडिशनल डाइट, केरला की ट्रेडिशनल डाइट और पंजाब की एकदम फ़र्क है। तो वी हैव टू बी केयरफुल जब हमें लंप कर दे ट्रेडिशनल डाइट। एक दूसरा, किस ट्रेडिशन की बात हम कर रहे हैं? क्या हम 10,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, या 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, या 1,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, या 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल डाइट? हर चीज़ में कुछ चीज़ें हेल्थी थी और कुछ हेल्थी नहीं थी। अगर हम अभी रिसेंट पास्ट की बात करें, जो हमारे ग्रैंड मदर्स ने, मदर्स ने डाइट दी है, उनमें जो अच्छी बातें हैं वो ये कि सब्जी का प्रयोग बहुत है। वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल डाइट्स, एंड उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, ओवर कुकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। पैक्ड प्रोसेस्ड नहीं, घर में बनी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट। दाल इज़ वेरी गुड विच कैन बी यूज्ड। जितने भी हमारे सीरियल्स थे वो फाइबर रिच थे। मिलेट्स का प्रयोग अगर आप करेंगे, ज्वार, बाजरा, कोडो मिलेट्स, इतने सारे मिलेट्स तरह के आ गए हैं मार्केट में। अगर वो मार्केट्स में अगर आप क्रूड मिलेट्स का यूज़ करेंगे जो अवेलेबल हैं, तो वो भी हमारे लिए ट्रेडिशनल हैं एकदम, और वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ज़रूर मदद करेंगे। प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ये तो अच्छी बातें हैं। जो ठीक नहीं है ट्रेडिशनल डाइट्स में, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट यूजेज है। कई बार हम लोग की डाइट्स में कार्ब बेस्ड डाइट्स होती है, तो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही रहता है डाइट में। आप सोचो तो प्रोटीन है ही नहीं। आपने पूरा देखा तो उसमें सारी चीज़ें ही ऐसी, आलू है, चावल है, तो कहीं प्रोटीन का नामो निशान नहीं है। तो प्रोटीन का डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार सो कॉल्ड ट्रेडिशनल डाइट्स में प्रोटीन नहीं होता, इसलिए इंडियंस का मसल मास कम होता है। इसलिए इंडियंस ओलंपिक्स में मेडल कम जीतते हैं, क्योंकि हमारा मसल मास कम है। उसमें एक रोल ये भी है कि हम लोग की डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है ट्रेडिशनल डाइट्स में। तो अब हमें एम्फसाइज करना चाहिए ये चीज़ें ट्रेडिशनल डाइट की अच्छी हैं। लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मोर फाइबर, होम कुक्ड फूड, क्लीन फूड। जी, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, ट्रेडिशनल डाइट में पोर्शन कंट्रोल प्री डायबिटीज़ को लेकर कितना हेल्प कर सकता है? देखिए, प्री डायबिटीज़ में मेन रोल हमारा अपनी ब्लड शुगर पर निगाह नहीं रखना है, अपने वज़न पर निगाह रखना है। प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स या प्री डायबिटीज़ जिसको भी है, अगर अपना वेट कंट्रोल रखेंगे तो वो डायबिटीज़ में कन्वर्जन उनका बहुत कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको वेट कम करना है तो पोर्शन साइज तो कम करना ही होगा। तो हम लोग एक जनरल गाइडलाइन दे देते हैं, जितना भी आप खा रहे हैं उससे 20% कम कर दीजिए। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1.5 रोटी कर दीजिए। इस तरह करके एक बताते हैं। पर इसका एक तरीका होता है प्लेट मेथड। प्लेट मेथड हम कैसे, हाउ टू प्रोपोर्शन डिफरेंट पार्ट्स। तो अगर हम एक प्लेट लेते हैं तो आधी प्लेट में वेजिटेबल्स होने चाहिए,
सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल्स को आप साफ करके लेंगे हमेशा, लेकिन हाफ प्लेट शुड बी दैट। क्वार्टर प्लेट शुड बी प्रोटीन। प्रोटीन में मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेता हो तो वो हो सकता है, तो क्वार्टर प्लेट शुड बी दैट। क्वार्टर प्लेट ओनली शुड बी सीरियल, जिसमें आप ये रोटी चावल सब जोड़ेंगे, और उसमें भी हाई फाइबर सीरियल होना चाहिए। तो जब तक कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हमारा डाइट हेल्थी नहीं होगा। ये दुनिया में सब जगह यही है, ये कोई इंडिया के लिए अलग नहीं है। तो वी नीड टू हैव 50% ऑफ आवर फूड एज वेजिटेबल्स। बेली फैट की बात करेंगे। बेली फैट और डायबिटीज होने के रिस्क के बीच क्या कुछ लिंक्स हैं? देखिए, ये फैट पूरे शरीर में होता है, लेकिन जो एब्डोमिनल फैट होता है वो विसरल फैट रिफ्लेक्ट करता है। विसरल माने जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट है, खासतौर से लिवर, पैनक्रियास, इन ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट जमा होता है। तो सब फैट एक समान नहीं होता। जो फैट ये विसरा में होता है, जो अंदर होता है शरीर के, उससे कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं जो कि डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और इंसुलिन के सिक्रीशन को भी कम करते हैं। तो इसलिए बेली फैट जो रिफ्लेक्ट करता है, हमारा बेली फैट, वो हमारे विसरल फैट को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो बैड फैट इज विसरल फैट। जी। उससे हमारा रिस्क डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर सभी का बढ़ता है। तो इसलिए विसरल फैट को कम रखना ज़रूरी है। अपनी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का ध्यान रखना है। सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स को लेके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फ़ैट हमारे में एक्सेस है कि नहीं है। हमें अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस का भी ख्याल करना है। टिपिकली बताते हैं लेडीज़ में 80 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए और मेन में 85 सेंटीमीटर से होना नहीं चाहिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो अगर आपका बेल्ट साइज इससे ज़्यादा है तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, बेली फैट को घटाना इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैसे इफेक्ट करता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क कम? तो जैसे मैंने बताया आपको, बेली फैट खराब वाला फैट होता है। एक्चुअली बेली फैट तो बाहर से हम देखते हैं, अंदर जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जमा होता है विसरल फैट, वो सबसे खराब होता है, क्योंकि उसमें से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, ऐसे साइटोकाइंस निकलते हैं जो कि दोनों चीज़ें करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और इंसुलिन के सिक्रीशन को भी कम करते हैं। तो अगर हम बेली फैट को कम करेंगे तो ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को लाभ पहुंचाएंगे और हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और हमारा इंसुलिन सिक्रीशन भी इंप्रूव होगा। तो बेली फैट रिडक्शन तो हमारा गोल ही है। प्रॉब्लम यह है कि करेक्ट मेजर ऑफ बेली फैट तो ये तो एक अप्रॉक्सीमेट मेजर है, जैसे हम नाप लेते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस या रेशियो जो है वेस्ट और हिप का, बट आइडियली तो उसके लिए बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करना चाहिए। नॉन इन्वेजिव तरीका होता है जिसमें दिख जाता है कितना फैट विसरा के अराउंड है, मतलब जो ऑर्गन्स के अराउंड है, तो वो है। लेकिन फिर भी हम एक वेस्ट सर्कमफ्रेंस को अच्छा तरीका मान सकते हैं। तो हम अगर ऐसे प्रयास करें कि हमारा ओवरऑल फैट कम हो और ऐसे व्यायाम करें जिसे थोड़ा विसरल ये बेली फैट भी कम हो, तो ज़रूरी एक्सरसाइज और वेट डाइट के कॉम्बिनेशन से हम बेली फैट को कम कर सकते हैं। और उसकी जैसे ही हम बेली फैट को कम करेंगे, अपनी डायबिटीज़ की रिस्क को भी कम करेंगे। जी, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं के बारे में पीसीओएस और जीडीएम को लेकर कुछ बताएं। डायबिटीज़ की रिस्क महिलाओं में भी ज़्यादा होती है जैसे पुरुषों में, पर दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो आजकल यंग गर्ल्स में, एडोलेसेंट्स में 12, 13, 15 साल की एज पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है। एक हार्मोनल कंडीशन होती है जिसमें कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और थोड़ा हेयर ग्रोथ, थोड़ा एक्ने, स्किन पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, थोड़ा हेयर फॉल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसको पीसीओएस बोलते हैं, ये एक कॉमन कंडीशन है। कई स्टडीज़ ने शो किया है 15 से 20% लड़कियों को होता है, कुछ ने उससे भी ज़्यादा शो किया अर्बन गर्ल्स में। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का सिर्फ हार्मोनल ऐसा नहीं होता, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का शुगर, ब्लड शुगर से भी कनेक्शन है, डायबिटीज़ से भी कनेक्शन है। तो जिनको आज पॉलीसिस्टिक ओवरी है उनका रिस्क डायबिटीज़ का 2 से 3 गुना होता है और कई बार तो बहुत यंग एज पे भी डायबिटीज़ हो सकती है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिर्फ यही है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में के पेशेंट्स का अक्सर वेट ज़्यादा होता है और उसका भी उपाय वही है। अगर वज़न कम करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ठीक से ट्रीट करेंगे तो अपना डायबिटीज़ का रिस्क कम रख सकते हैं। बट यस, ये वार्निंग ज़रूर होता है कि अगर किसी को है
PCOS, तो उसको आगे रिस्क डायबिटीज़ का थोड़ा ज़्यादा है। जी। दूसरा आप पूछ रही हैं GDM, जी। जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ डायग्नोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंडिया में बहुत कम है। अगर आप सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लें तभी भी करीब करीब 13% लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। कुछ स्टडीज़ ने उससे ज़्यादा ही शो किया है, 16% का भी डेटा है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक वार्निंग है फॉर फ्यूचर डायबिटीज़। तो लेडीज़ जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है उनका रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम्स हायर है देन अदर्स। तो आप सोचिए वैसे ही रिस्क कितना है डायबिटीज़ का, और जिसको अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो फिर आगे जाके डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिलीवरी के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, शुगर उस समय ठीक हो जाती है, लेकिन रिस्क ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, अपने वज़न का ख्याल नहीं किया, आपने प्रेगनेंसी वाला वेट वो ख़त्म नहीं किया सही सलाह लेके, और वेट बढ़ गया आपका, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तो और बढ़ गया, ऐसे होता गया, तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क तो बहुत बढ़ जाएगा। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको भी डायग्नोज हुआ है उनको तुरंत प्रिकॉशनरी मेजर्स देने चाहिए आगे के लिए, और जो भी प्रिकॉशन बताया जाए उसको फॉलो करें। नहीं तो फिर वही डाइट और एक्सरसाइज ना फॉलो करने से फिर आपका भी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। जी सर, GDM को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं को अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में GDM होता है तो उसका सेकेंड प्रेगनेंसी में कितना असर देखने को मिलता है? देखिए, GDM का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप एज के साथ होता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली एज फर्स्ट से ज़्यादा होगी। आजकल अक्सर गर्ल्स जो है दे आर ऑप्टिंग फॉर लेटर प्रेगनेंसी। आपने देखा है कि पहले बहुत यंग एज पे प्रेगनेंसी होती थी, अब तो 30 के बाद ही अक्सर होती है, मिड 30s में भी होती है। तो रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बढ़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ का रिस्क ही बढ़ रहा है, और डायबिटीज़ हमारे यहाँ इंडिया में कम एज पे भी शुरू हो रही है, तो रिस्क तो बढ़ता ही है। तो अगर फर्स्ट में हुई है तो सेकेंड में बहुत ज़्यादा चांस है होने का। कभी कभी मैंने देखा है जो पेशेंट्स बहुत केयरफुल होते हैं और जो अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी से एक सबक सीख चुके होते हैं, वो सेकेंड प्रेगनेंसी को मैनेज कर लेते हैं विदाउट मच एफर्ट। लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, रिस्क विल गो अप विद एवरी प्रेगनेंसी, इट विल गो अप, बिकॉज आपका एज भी बढ़ेगा हर बार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीश मित्तल जी आपका हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्री डायबिटीज और डायबिटीज को लेकर बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उम्मीद है कि आप सभी को भी प्री डायबिटीज और डायबिटीज को लेकर कई अहम जानकारियां मिली होंगी, और डायबिटीज और प्री डायबिटीज को लेकर जो मिथ्स आप सभी के दिमाग में हैं वो बस्ट हुए होंगे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी भारत के साथ।